ललन जी अगर ये कह रहे हैं कि उत्तराधिकारी हम्म। निशांत जी नहीं है, सम्राट जी हैं। एक छात्र के परिवार को जेल भेजवाना कहाँ से जाएगी? अरे लालू प्रसाद यादव जी क्या कोई एसपी थे? वहाँ पे रोड पे आना है, सड़कों पे आना है, कांग्रेस के साथ आना है। फेसबुक और ट्विटर से उभरेंगे आपके नेता? बिहार से ही कोई ना कोई ज्वाला फिर उठेगी और ये जो इन्होंने लंका बनाई है वो यहीं से ध्वस्त हो। सब तमाशा हो रहा है, लोगों को मूर्ख समझते हैं क्या? जो भी गाड़ी हो, 10 गाड़ी हो चाहे 40 गाड़ी हो, 20-25 गाड़ी तो हो ही जाती है प्रधानमंत्री के लिए भीड़ जुटाने के लिए, तो सब क्या नौटंकी है? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की राजनीति में अब जात की बात हो रही है। खैर, बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर ही आधारित रही है और ऐसे में बिहार में इनकाउंटर का दौर भी शुरू हो चुका है। लाठी डंडे भी खूब भांजे जा रहे हैं। वही आरजेडी गदगद है। गदगद इसलिए क्योंकि एमएलसी के उपचुनाव में जीत दर्ज हुई। तेजस्वी यादव भी खूब दहाड़ रहे हैं। मगर इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए फैसल अली जी हैं। देखिए, फैसल अली जी वही जो तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। लालू प्रसाद यादव के बेहद ही खासम खास हैं। मगर इससे पूर्व इंटरव्यू में फैसल अली जी ने कहा था कि सड़कों पर उतरना होगा। अच्छा, बीते दिनों केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी ही हैं, ये जान लीजिए सभी। तो एक तरफ निशांत को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, स्वास्थ्य विभाग दिया गया, बड़ा विभाग है। सर, कैसे देख रहे हैं इस बयान को और दूसरी तरफ निशांत को? नहीं, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके दल को और उनके नेता लोगों को बधाई दूंगा कि वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करने वाले ये लोग, मुख्यमंत्री से लेके टॉप 12 मंत्री जो हैं सारे परिवारवादी और वंशवादी हैं। तो इनको अभी ये मुद्दा कम से कम छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आप कह रहे हैं, ललन जी कह रहे हैं, बड़े अच्छे हम लोगों के समझ रहे हैं कि ललन जी अगर ये कह रहे हैं कि उत्तराधिकारी निशांत जी नहीं है, सम्राट जी हैं, तो यही बात मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं। नीतीश कुमार तो नहीं बोल रहे हैं बात। नीतीश कुमार तो जाहिर सी बात है अपने बेटा को उत्तराधिकारी बना रहे हैं और बीच में खूब कोशिश हुई कि उसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन किन वजहों से, किन परिस्थितियों में वो नहीं बन पाए, ये भी आप लोग को मालूम है कि क्यों निशांत को मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार तो जब मुख्यमंत्री थे तब भी सम्राट को ही आगे किया करते थे। वो करते थे, लेकिन ये कहने का अधिकार कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा ये मुझे है, ना कि मेरे किसी मित्र को, मेरे सहयोगी को। नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी निशांत कुमार होंगे, सम्राट चौधरी होंगे या अशोक चौधरी होंगे या कोई तीसरा चौथा होगा, ये नीतीश कुमार तय करेंगे, कोई दूसरा नहीं। अच्छा, आप लोग जो बार बार कहते हैं कि ये लालू प्रसाद यादव के पाठशाला के हैं, अभी आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव के ही छात्र रहे हैं, तो भाई एक छात्र को जेल भेजवाना, एक छात्र के परिवार को जेल भेजवाना कहाँ से जाएगी? देखिए, अब आप आगे बात करें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की। जब तक आप इसी दल के साथ होते हैं तो आप उसकी बड़ी बड़ाई करते हैं। जिस घटना की ओर आप इशारा कर रहे हैं उसके बाद भी सरकार बनी तो उसमें सम्राट चौधरी जी मंत्री रहे। इतने ही उनको अगर शिकायत थी, इतना ही उनको अगर दुख था तो उस सरकार में सम्मिलित नहीं होते जिसको राजद का सपोर्ट था। तो उस वक्त लालू जी बड़े अच्छे लग रहे थे, उस वक्त तेजस्वी जी बड़े अच्छे लग रहे थे। अब वो कहते हैं कि हमको जेल भिजवाया, हमको ये किया, हमको वो किया। ये सारी चीजें राजनीतिक बातें हैं, इस पर ज्यादा ध्यान। परिवार के 18 लोगों को लालू प्रसाद यादव ने जेल भिजवाया। अरे लालू प्रसाद यादव जी क्या कोई एसपी थे वहां पे कि उन्होंने जेल भिजवाया? आपने अपराध किया, आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई, आपके खिलाफ विवेचना हुई, उसके बाद जो उस वक्त के अधिकारी पदाधिकारी थे उन्होंने आपको पकड़ा, जेल भेजा, जो किया वो कार्रवाई हुई। अदालत से आप छूटे, सही पेपर लगा के छूटे, झूठा पेपर लगा के पीछे, वो भी जांच का विषय है। अच्छा, तो आपने कहा कि पूरा रोड मैप जो है वो तैयार किया जा रहा है, अब हम लोग सड़कों पर होंगे। तो सर, ये रोड मैप जो है पिछले मैंने डेढ़ महीने हो गए इस लाइन को सुने हुए कि पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालय में कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी जो है वो पूरा रूपरेखा जो है वो बना रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं, हम ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे। आखिर कब सर? सिर्फ यही बोलते हैं कि उतरेंगे, उतरते हैं नहीं आपके नेता।
नहीं, ऐसा नहीं है। हमने बताया ना, कल ही वो उनका दौरा शुरू हुआ है। अब रोड पे उतरने का ये मतलब थोड़ी है कि रोड पे बैठेंगे। जाहिर सी बात है, पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे, पूरे बिहार के संगठन को जागरूक करेंगे, लोगों में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। एक बार तेजस्वी यादव निकलते हैं तो पूरा मैसेज यहाँ जिधर उड़ जाते हैं उस इलाके का पूरा कार्यकर्ता हमारा चार्ज हो जाता है। तो इसी को कहते हैं निकलना। अब रहा ये कि कोई ऐसा मुद्दा आएगा या ऐसी कोई घटना दुर्घटना होगी, तो उसको भी हम लोग पूरे तौर पे रोड पे बैठ करके प्रोटेस्ट करके उसको उठाएंगे। इस सरकार को जो हम लोगों का काम है, वॉच डॉग का, विपक्ष का जो काम होता है, उसकी को पूरे बखूबी निभाएंगे। और साथ साथ ये प्रयास करना चाहिए, हमको तेजस्वी से ये आशा है कि ये प्रयास करना चाहिए, भारत का युवा उनकी ओर देखता है, कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक ऐसी सोच बने कि रोड पे आना है, सड़कों पे आना है, कांग्रेस के साथ आना है, कांग्रेस और जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टी हैं उनको साथ में ले करके आना है और ये लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की है, देश की विविधता को बचाने की है, देश का जो एक हम लोगों का कल्चर है, गंगा जमुनी तहजीब, उसको बचाने का है, और देश की जो आत्मा है, जो हम में आप में सब में बसती है, उसको बचाने का है। नहीं, अगर हम लोगों ने ये किया, चाहे वो विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, तो आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा। फेसबुक और ट्विटर से उभरेंगे आपके नेता? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, ये आप लोग आरोप लगाते हैं, ये अगर फेसबुक पे कुछ कहें तो बुरा कह रहे हैं, वो खाली फेसबुक पे बोल रहे हैं, फेसबुक पे कोई रिएक्शन नहीं आए तो फिर ये क्या, उस पर भी फेसबुक पे कुछ नहीं बोला, फिलहाल अभी दिख रहे हैं, बिहार लेकिन में ही दिख रहे हैं। ये कि वो पूरी तरह से सजग और ये हैं कि क्रियाशील हैं, कि किसी तरह से भी विपक्ष का जो भूमिका उनको मिला है उसको निभाएं। हम लोग को भी ये निर्देश है कि जब जब जहाँ जहाँ जो बात हो उसको मजबूती से उठाइए, और जहाँ होता है हम लोग मजबूती से उठाते हैं। एक बात समझ लीजिए कि बिहार से ही कोई ना कोई ज्वाला फिर उठेगी, और ये जो इन लोगों ने लंका बनाई है वो यहीं से ध्वस्त होगी। कुर्सी का मोह त्यागेंगे? कुर्सी का कोई मोह ही नहीं हो, कुर्सी पे है कहाँ भाई, वो कुर्सी पे कहाँ, कुर्सी पे तो मुख्यमंत्री हैं। अब वो तो जनता की सेवा में है। तेजस्वी यादव, तेजस्वी वो कोई कुर्सी होती है, वो होती है सेवा की जगह। जब आप प्रतिपक्ष में होते हैं तो सेवा की जगह होती है, और जो दबे कुचले, जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता है, जिनकी आवाज मुख्यमंत्री नहीं सुनता है, जिनकी आवाज कोई मंत्री नहीं सुनता है, उनकी आवाज सुनने के लिए जो कुर्सी बनाई गई है वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है। तो वो काम कर रहे हैं, वही आवाज बिल्कुल बिल्कुल। वो बिल्कुल, आप देखिए कभी भी शाम में चले जाइए, आपको 100-200 लोग मिल जाएंगे 10 नंबर में या 1 नंबर पोलो रोड पे। तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो पाती है कार्यकर्ताओं की, एक नाराजगी ये भी रहती है, क्योंकि अब मैं आरजेडी कवर करता हूँ, कई बड़े नेताओं की भी यह ऑफ कैमरा शिकायत होती है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की तरह नहीं है। देखिए, एक तो ये कि ये तेजस्वी जी और लालू जी का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने लड़ाई कहाँ से शुरू की और कहाँ तक गए, और अभी तेजस्वी यादव जी का करियर शुरू हुआ है। नहीं, वो फाटक खुला रहता था, आपने तो फाटक अभी भी खुला है, फाटक अभी भी खुला रहता है, फाटक अभी भी खुला रहता है, और एक समय होता है कि वो कहा जाता है कि भाई बुला लीजिए झोपड़ी, वो अभी भी होता है। लेकिन कुछ लोग बात का बनाते हैं कि नहीं मिलते हैं, हाँ मिलते हैं। अरे भाई, कोई आदमी की भी एक ये होती है कि कितने लोगों से दिन सुबह से रात तक मिलता रहता है। नेता आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, कुछ सांसद आते हैं, कुछ पार्षद आते हैं, कुछ विधायक आते हैं, उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं वो लोग भी आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर उसमें कहीं कोई कमी है तो उसको दूर करना चाहिए। अच्छा, तेल पेट्रोल पे आवाज आते हैं सर, कीमत ने उछाल लिया है। सोना तो अब भाई 1 साल तक आपने खरीदा तो नहीं है ना इधर? हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ सोना खरीदते हैं। अच्छा, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1 सालों तक सोना मत खरीदिए, और ईंधन का जो है वो बचत कीजिए, अपने गाड़ियों का, वाहन का प्रयोग जो है वो बहुत अति आवश्यक हो तो कीजिए, अन्यथा इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग कीजिए, और अगर आपके पास पेट्रोल डीजल का वाहन है तो उसका प्रयोग कम कीजिए। कैसे देख रहे हैं? अब तो कीमत भी बढ़ गई। देखिए, हम पिछले 12-13 साल से सिर्फ तमाशा देख रहे हैं देश में। तमाशा देख रहे हैं? हाँ, हर चीज पे एक तमाशा हो रहा है, हर चीज को एक इवेंट बनाया जा रहा है। कोरोना आया तो थाली पीटो, कोई भी चीज हो तो उसको इस तरह से उलझा दो कि असली मुद्दा गौन हो जाए। अब इन्होंने ये कह दिया कि भाई लोग सोना ना खरीदें, लोग गाड़ियों पर ना चलें, और उसके बाद इनके जो भक्त लोग हैं, वो मंत्री कोई है या मुख्यमंत्री है तो साइकिल पर चल रहा है, और उसको कवर करने के लिए पीछे से कैमरा लेकर के 40 गाड़ियां चल रही हैं।
तो 40 ये गाड़ी। कौन सी सा तमाशा हो रहा है? लोगों को मूर्ख समझते हैं आप क्या? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पैदल निकले, जा रहे हैं सर। मुख्यमंत्री पैदल जा रहे हैं, उनके आगे पीछे कैमरा लेकर के वो जो आप दिखा रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो जो फीड बन रही है वो क्या हो रहा है? नहीं, गाड़ी तो से थोड़ी फीट बन रहा था। खूब बन रहा था, खूब बन रहा था, उनके सिक्योरिटी वाले थे कि वो एक नया चीज हो रहा है। तो वो तो बात थी ऊर्जा संरक्षण की, बात थी कि पेट्रोल बचाना है। ये पेट्रोल बचा रहे हैं कि पेट्रोल और लुटा रहे हैं आप? अच्छा, अपना काफिला कम किया कि नहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाई ने, केंद्रीय, देश के प्रधानमंत्री हाँ नरेंद्र मोदी ने? देखिए ये सब कहलाता है फोटो ऑप्टिक्स, समझे अच्छा, ना? हाँ ये सब दिखाता है कि हाँ एक दिन दो गाड़ी से निकले, उसके बाद दूसरे दिन कोई नहीं दिखा रहा है कि क्या हो रहा है। आप अपने क्षेत्र में कितने गाड़ियों काफिला से घूमते हैं? भाई हम तो छोटे नेता हैं, हमारा क्या देखिए काफिला और सर, क्या। कैमरे पर हाँ सच बोलिएगा, क्योंकि कैमरा देखिए, हमेशा आप पे फोकस नहीं पे नहीं मैं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल रहता होगा। हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हम्म, मेरे जो समर्थक हैं वो सारे लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं। हम किसको मना कर देंगे? हम्म, अब क्यों मना कर देंगे? हम्म। कितने ये गाड़ी से फिर भी? जो भी गाड़ी हो, 10 गाड़ी हो चाहे 40 गाड़ी हो, 20-25 गाड़ी तो हो ही जाती है। बीस ठीक है, पच्चीस हाँ गाड़ी क्या दिक्कत है? हम्म, जो लोग आ रहे हैं वो हमसे अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं, हम जा रहे हैं उनकी बात सुनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये अब सब तो जो, जा रहे हैं, आप क्षेत्र देखिए जा रहे हैं, फिर 20-25 गाड़ी? जाहिर सी बात है, जब आप नेता निकलता है, ये लोग तो अभी जा रहे हैं कि हम अपने घर से निकले हैं एक अन्य मार्ग से हम्म, और आ रहे हैं सचिवालय, हम्म, तो चले आए पैदल। हम्म, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से हम पूर्वी चंपारण पैदल चले जाएंगे? नहीं हम्म, जा सकता है ना भाई, संभव नहीं है। हम्म, ना हम जा सकते हैं, ना ये लोग जो ये सब नौटंकी कर रहे हैं जा सकते हैं। ये सब पब्लिक को बेवकूफ बनाने का। सीधी सी बात ये है कि इन लोगों को ये मानना चाहिए कि हमारी विदेश नीति फेल हो गई। हम ऐसी क्राइसिस पे जब ये जंग हो रही थी तो हमारा जो स्टैंड था वो क्लियर नहीं था, जिसके कारण सोवियत रूस से जो हमारा तेल आ रहा था वो रुक गया। हम अमेरिका के ऐसे पिछलग्गू हो गए कि अमेरिका ने कहा कि रशिया से आपको तेल नहीं लेना, हम चुप हो गए। हम्म। उसके बाद कतर से गैस आना बंद हो गया। तो ये सारी हमारी विफलताएं हैं। अब उसको ढांकने छिपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये देश पूरे तौर पे दिशाहीन हो गया है। आप ये सोचिए कि जब हम लोगों का ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एक कंट्री हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ये भी देखना चाहिए। लोग बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे कितनी ऊर्जा आप बचा रहे हैं इस तरह से, और कितने उस दिन जिस दिन इन्होंने ऊर्जा बचाने की बात की उसके दूसरे दिन एयर शो में गए। क्या जरूरत था उस एयर शो में प्रधानमंत्री का जाने का? हम्म। उसके बाद ये भी दिखा कि जब सोमनाथ में प्रोग्राम करने गए हैं तो 2000 बसेस लगाई गई हैं लोगों को लाने के लिए। इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग कर सकते भाई इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये 2000 बस जो लगाई गई प्रधानमंत्री के लिए भीड़ जुटाने के लिए, वो सब क्या नौटंकी है? तो हैं। ये सबसे कोई व्यवस्था व्यवस्थित नहीं होने वाली है, कोई चीज सुचारू रूप से नहीं चलने वाली है। और अब आप कह रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदिए। भाई भारत की संस्कृति में है शादी ब्याह में गोल्ड, हम्म, हर शुभ अवसर पे सोना। हम्म, और लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कह रहे हैं कि लोग गोल्ड नहीं खरीदे। अरे आप खुद ये भी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग जो हैं उनको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है। तो कौन गोल्ड खरीद रहा है? गोल्ड खरीद रहे हैं सिर्फ मुकेश अंबानी और अदानी। हम्म। तो उनको धीरे से बुलाए, कहते भैया गोल्ड मत खरीदो। नहीं, उन्होंने गरीब ये आदमी मत, कहाँ गोल्ड उन्होंने कहा खरीदा? एक तोला एक एक। सालों तक, हाँ 1 सालों तक बोला कि भाई इस वक्त में सभी को एकजुटता के साथ खड़े होना चाहिए। ये खैर, आप विपक्ष ये में किस सवाल लिए, उठा नहीं रहे नहीं, ये किस लिए आए हैं? ये हैं। प्रधानमंत्री इसलिए बने हैं कि ये खाली विदेश घूमें, ये खाली दौरा करें, ये अपना भाषण दें। हम लोगों ने प्रधानमंत्री चुन करके भेजा है, कोई उपदेशक भेजने नहीं चुना है। हम लोगों ने कोई संत महात्मा नहीं चुना है कि आप भाषण दीजिए और आपका उपदेश हम लोग सुनते रहें। और सारी तवक्को, सारी अपेक्षाएं आप देशवासियों से किए कि देशवासी ऐसा करें, देशवासी ऐसा करें। कभी कहते हैं देशवासी स्वच्छता अभियान में जुटे, कभी कहते हैं देशवासी कोरोना भगाने में जुटे, कभी आप कहते हैं देशवासी सोना ना खरीदें, कभी आप कहते हैं देशवासी चाइना से लड़ाई हो रही है तो हमारे साथ दें। अरे आप क्या कीजिएगा? हम्म। आप प्रधानमंत्री हैं, आप उस सत्ता पे बैठे हैं, आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, आप क्या कीजिएगा? ये बताइए। आपको जो करना चाहिए उसमें आप विफल रहे हैं। 12 साल में आपकी विफलताओं का ये ताज है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई तुम गाड़ी पर नहीं चलो। इनका अगर बस चला तो 2029 आते आते सबको रोड पे ले आए। आप लोगों से भी सहयोग मांग रहे करे, विपक्ष के सभी लोगों को इस देखिए वक्त में विपक्ष साथ आना चाहिए। विपक्ष हर वक्त देश की विविधता में साथ रहा है। आप लोग तो आलोचना कर रहे हैं। आलोचना विपक्ष का अधिकार है। हम्म, हाँ
इस सिचुएशन में विपक्ष भी आप आलोचना बिल्कुल करें? विपक्ष अगर आलोचना नहीं करता है तो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। विपक्ष का सरकार का आलोचना करने का अर्थ देशद्रोह नहीं होता है। देश का विरोध नहीं कर रहे हैं, देश के प्रति हम लोग नहीं कर, हम लोग सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ये स्थिति हो गई है कि उनको कहना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को। क्यों नहीं कहा बंगाल चुनाव से पहले? इतने देशभक्त थे तो बंगाल चुनाव से पहले कहते ये पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, ये चुनाव से पहले क्यों नहीं बढ़ा दिया? तो राजनीति करते, तो अगर प्रधानमंत्री और भाजपा राजनीति कर रही है तो हम लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं। सारा ये राजनीतिक खेल है ना, लेकिन इसमें मूर्ख बना रहे हैं ये लोग जनता को। ये बात अलग है कि राजनीति में आप लोग बार बार फेल हो जा रहे हैं। बिल्कुल फेल नहीं हो रहे हैं। केरला में क्या हुआ? ये मीडिया ऐसा तासुर देती है कि पूरा भारत जो है मोदीमय हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बंगाल चले गए, बिहार चले गए, कितने वोट से गए हैं? बिहार में हम लोग हारे हैं, कितने वोट से हारे हैं? हार होता है, ठीक है, लेकिन ये मत समझिए, ये मत कहिए, ये तासुर नहीं दीजिए, ये आप लोगों को मैसेज देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि पूरा भारत एक तरह से उनकी साथ नहीं। मैसेज तो आपकी पार्टी के अंदर से ही जाता है, आपकी पार्टी के नेता आप लोगों के साथ हैं। 67% 70% भारतीय भाजपा के विरोध में वोट देता है। भारत की वास्तविकता, भारत का सच यही है और यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम हमारे यहाँ है, जिसको ज्यादा वोट आ जाता है वो सीट जीत जाता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि भारत मोदीमय हो गया। भारत हमेशा से सामाजिक और आर्थिक और सांप्रदायिक सद्भाव की धरती रही है और यहाँ पे वही राज कर सकता है। चाहे किसी भी डायनेस्टी की बात कर ले, मुगलिया सल्तनत से लेकर के आज तक, अटल बिहारी वाजपेयी इनके प्रोधा थे ना, इनके बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने भी सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया और अच्छा प्रयास किया। मोदी मैं की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप लोगों में क्या ऐसी कमियां हैं कि आपके विधायक, आपके सांसद आप लोगों के साथ खड़े नहीं होते जब होता है कि भाई अब जरूरत है एकजुट होने की। आपकी पार्टी के सांसद अभय कुशवाहा हैं, वह सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए थे, तो क्या राघव चड्ढा वाला रोल प्ले करेंगे आपके सांसद अभय कुशवाहा? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अभय कुशवाहा जी अगर गए होंगे तो शिष्टाचार वर्ष मिल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन अंदर क्या है ये मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कि इस तरह से कुछ करेंगे, इसलिए अभय कुशवाहा को हम लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया है, उनको सांसद बनाया है और वो बहुत प्रतिबद्धता के साथ अभय कुशवाहा जी हम लोगों के साथ हैं। लेकिन ये कि देखिए, मान सम्मान तो आप लोगों ने फैसल जी को भी दिया था। राघव चड्ढा की बात कर रहे हैं या जो दूसरे विधायक जी का आप नाम ले रहे हैं, तो अपनी कुछ कमजोरियों के कारण लोग चले जाते हैं। सबको ये लगता है कि राघव चड्ढा क्यों चले। राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की पूरी तैयारी पिछले 1 साल से कर रहे थे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे आम आदमी पार्टी के बहुत करीबी लोगों से मेरा संपर्क है। मुझे मालूम था कि 1-1.5 साल से ही वो भागने के चक्कर में थे और ये पूरा जो पीआर कैंपेन था कि कभी समोसे की बात कर रहे हैं, कभी बटर की बात कर रहे हैं, ये सारा पीआर कैंपेन उन्होंने अपने आप को आम आदमी पार्टी से अलग एक नेता के रूप में प्रमोट करने के लिए एक पीआर एजेंसी लगा करके करवाया था, जो आज भी कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो एक काउंसिल का चुनाव नहीं जीत पाएंगे और ना कभी लड़े, कभी नहीं लड़े। उनकी कहाँ से शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी के का जो आंदोलन था उससे मैं जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे मालूम। इतनी कैपेसिटी नहीं रहती तो इतने सांसद उनके साथ चले जाते बीजेपी। ये धन तंत्र और सरकार तंत्र का ये है। कोई किसी को भी ये लोग खरीद सकते हैं, किसी को भी ये लोग तोड़ सकते हैं। यही तो दुर्भाग्य है भारत के लोकतंत्र का कि हम लोग अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लोकतंत्र के नाम पे एक भीड़ तंत्र हो गया है और उसमें एक तरह से लोगों को हाँका जा रहा है। अभी समय है कि कोई नेतृत्व उभरे, कोई आगे झंडा उठाए और हम लोग सब उसके साथ खड़े होकर के इसकी लड़ाई लड़ें, नहीं तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। तो आपने सुना फैसल अली जी को, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उससे पहले देखिए ग्राउंड जीरो पर काफी सक्रिय रहे हैं। तो बिहार की सियासत ही नहीं बल्कि देश की सियासत को बहुत ही करीब से जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं और यही कारण एक सुर में कहते नजर आ रहे हैं, वक्त आ चला है, सड़कों पर उतरना होगा। फिलहाल जात और जमात दोनों की बात होने लगी है, मगर जात सबसे टॉप। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।